नमस्कार सभी व्यूवर्स का इस वीडियो में मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये वीडियो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर आप एक साधारण सिटीजन ही क्यों ना हो। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन की गणना आप कैसे कर सकते हैं। इन हैंड सैलरी किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पद पे काम कर रहा हो, उसको सैलरी कितनी मिलेगी ये कैसे डिसाइड होती है और इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास मैं करूँगी। अमूमन ये देखा जाता है कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहती है और बहुत ही मिक्स मैच जानकारी उनकी रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो सैलरी मिलती है, कोई सरकारी कर्मचारी है उसको, तो उसके कंपोनेंट कितने होते हैं। तो किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है मूल वेतन, जिसे बेसिक पे कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट होता है डीए यानी डियरनेस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता भी कहते हैं, और तीसरा कंपोनेंट होता है एचआरए यानी हाउस रेंटल अलाउंस, जिसे मकान किराया भत्ता भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य कई भत्ते और भी होते हैं, जैसे टीए यानी ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल भत्ता तथा अन्य और भी कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें कुछ अन्य भी भत्ते मिलते हैं, लेकिन मेन जो है वो यही 3 भत्ते होते हैं। और वेतन की गणना अगर आपको करनी है किसी व्यक्ति की कितना वेतन मिलेगा इन हैंड सैलरी, तो उसके लिए आपको उसका मूल वेतन में आपको एचआरए और डीए यानी उसको महंगाई भत्ता कितना मिल रहा है और एचआरए कितना मिल रहा है, इनको तीनों को जोड़ देंगे, एचआरए और डीए इनको जोड़ देंगे तो आपको जो है उस व्यक्ति की इन हैंड सैलरी आपको मतलब मिल जाएगी। अब अगर वो पीएफ में कटौती करवा रहे हैं या ग्रेजुटी में योगदान दे रहे हैं तो उस हिसाब से डिडक्शन हो जाता है, लेकिन जो ग्रॉस सैलरी है उसको कैलकुलेट करने का तरीका यही। जितने कंपोनेंट हैं उन सब के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। आइए देखते हैं कि जो पहला कंपोनेंट है यानी कि मूल वेतन, उसको कैसे आप निर्धारित करेंगे। इसे समझाने के लिए मैं चलती हूँ लेकर आपको सीधे बैक कमरा की तरफ। मेरे हाथ में एक शीट है, उसको मैं समझाते जाऊंगी और आप ध्यान से उसको देखिए। मूल वेतन पता करने के लिए आपको इस शीट की सहायता लेनी पड़ेगी। ये शीट 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर अपडेटेड है और इसमें सभी कर्मचारियों के वेतन बैंड, ग्रेड पे के हिसाब से, मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से उनकी बेसिक पे यानी मूल वेतन बताया गया है। तो इस शीट को आप देख लीजिए, इसको आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये शीट मैंने पीडीएफ के रूप में भी आपको दिखा दी है। अब आइए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दोस्तों, ये है वो शीट जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रही थी और हम सभी जानते हैं कि इस समय जो वेतन मिलता है कर्मचारियों को वो 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निर्धारित है। तो ये उसी के हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट टेबल ये मेरे सामने है। इसको आप वेतन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये पूरा डिज़ाइंड है। तो इसमें देखते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट क्या हैं। तो पहले इधर लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, ये है वेतन बैंड। वेतन बैंड यानी कि पे स्केल। तो ये वेतन बैंड है 5,200 से 20,200 तक। ये सैलरी की रेंज बताता है, बेसिक पे की रेंज बताता है। फिर ये है आपका 9300 से 34,800 दूसरा मैट्रिक्स, और ये तीसरा मैट्रिक्स है आपका 15,600 से 39,100। इसके बाद अगला जो है ये 37,400 से 67,000, और फिर ये इसी तरह से इसी क्रम में ये आगे हैं 67,000 से 79,000, और फिर 75,500 से 80,000, और 80,000 और 90,000 ये आपका लास्ट तक ये जाता है। ये ऊपर वाली रो में जो है वो वेतन बैंड लिखा हुआ है। इसके बाद ग्रेड पे आपने सुना होगा, 2 टर्म, एक होता है वेतन बैंड और एक होता है ग्रेड पे। तो दोनों में पहले आपको मैं अंतर बता देती हूँ। जो वेतन बैंड होता है वो वेतन का रेंज होता है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम वेतन किसी पद के लिए बताया जाता है। ये आप देख रहे हैं अलग अलग वेतन बैंड ये दिए हुए हैं। इसकी तरह जो होता है वो होता है ग्रेड पे। ग्रेड पे जो है वो उसमें कर्मचारियों का
सैलरी का वर्गीकरण किया जाता है। उसमें आपको बेसिक पे मतलब आपकी डिसाइड की जाती है, मूल वेतन डिसाइड किया जाता है और उसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं ग्रेड पे के हिसाब से, और इसमें हर साल जो है व्यक्ति जंप करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की भर्ती जो है वो 1800 ग्रेड पे होती है, और ये जो तीसरा कॉलम है ये लेवल का है। आपने सुना होगा कि मैट्रिक्स लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ए, उसके बाद 14 15 16 17 18, यानी टोटल आपके 18 जो है लेवल्स हैं पेमेंट के। अब इसी में देखिए ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉलम है ये आपका इस वेतन बैंड के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है आपके 1800 से लेकर के, पहले ये आपका ग्रेड पे है, ग्रेड पे 1800 से शुरू होता है और आपका ये जो है यहाँ तक जाता है 10,000 तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 तक जाता है। 1800 से 10,000 तक आपका वेतन ग्रेड पे जाता है। अब इसी में जो है अलग अलग रेंज है इस वेतन मैट्रिक्स में, 1 2 3 4 5 लेवल हैं इसमें जो है 1800, इसके बाद 1900, फिर 2000, फिर 2400, फिर 2800। आप देखते हैं कि ये जो आपका चलता है, ये जो ग्रेड पे में जो मूवमेंट होता है, ग्रेड पे में मूवमेंट दो तरीके से होता है। एक होता है आपका जो है वर्टिकल और एक होता है आपका ये हॉरिजॉन्टल। अब सरकारी सेवा में यही होता है कि इसमें एश्योर्ड प्रोग्रेस होती है सैलरी में। आपको जो है हर साल कुछ सैलरी बढ़ के मिलती है, तो ये बढ़ी हुई सैलरी का निर्धारण कैसे होता है, तो इसी हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए कि 2022 में किसी व्यक्ति को 1800 ग्रेड पे नौकरी मिली, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, तो ये आपका जो है 18,000 उसका मूल वेतन होगा। ये जो लिखा हुआ है ये मूल वेतन है। अब मान लीजिए 2022 में उसने नौकरी पाई और उसने काम किया, 1 साल हो गया, तो अब 1 साल बाद जब उसकी सेवा का 1 साल हो जाएगा तो अगले साल से वो एक लेवल नीचे खिसक जाएगा और ये 18,500 उसकी मूल वेतन हो जाएगी। फिर उसके बाद 19,100, फिर इसी क्रम में ऐसे हर साल वो जंप करते हुए चला जाएगा, हर साल जंप करते हुए चला जाएगा, इस तरीके से होगा। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, इसका मतलब आपको बता देती हूँ। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में क्या होता है, एक आपने प्रावधान सुना होगा ACP, ACP यानी एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन। एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन का मतलब होता है ग्रेड पे का जंप होना, ग्रेड पे का जंप होना, यानी ये जो है इस रो से निकल करके बंदा इस रो में पहुंच जाता है। जब ACP मिले चाहे प्रमोशन हो, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति उसका ग्रेड पे जंप होता है, यानी उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, यानी 1800 से 1900 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अगले साल से जो उसकी इंक्रीमेंट होगी वो इस रेंज में बढ़ेगी हर साल। इसके बाद फिर अगर ACP दोबारा लगती है तो फिर ये ग्रेड पे मिलता है और फिर इस रेंज में मूवमेंट होगा। इस तरह से क्रम यही चलता रहता है। तो ये हमने समझा कि इस शीट पे ये जो वेतन बैंड लिखा हुआ है, फिर ग्रेड पे लिखा हुआ है और लेवल लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब है। और ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये सारा आपका जो है कि ये मूल वेतन है। अब आपको अगर ये पता करना हो कि किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जो सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें काम करने वाले जो सरकारी शिक्षक होते हैं उनका ग्रेड पे और उनका वेतन कितना होगा, तो इसी में देख लेते हैं। उनका जो है जो प्राइमरी में जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं सहायक अध्यापक के रूप में जिनकी भर्ती होती है, उनका ग्रेड पे होता है 4200, और उस हिसाब से ये आते हैं मैट्रिक्स लेवल 6 में। इधर वाला जो आप देख रहे हैं ये ज़्यादातर जो है क्लर्क ग्रेड के कर्मचारियों का है, जो क्लर्कियल स्टाफ होता है, बाबू वर्ग होता है, उसके लिए ये है मैट्रिक्स। और यहाँ से आपका जो है प्राथमिक विद्यालयों में जो सरकारी सहायक अध्यापक होते हैं उनका शुरू हो जाता है, वो लेवल 6 में जब शुरू किया तो उनका बेसिक पे बनेगा जाके 35,400, पहला पेमेंट 35,400 उनका मूल वेतन बनेगा। अब इस मूल वेतन में जो है आपको जोड़ना पड़ेगा DA, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा HRA। DA और HRA को जो आप जोड़ देंगे तो आपको उनकी ग्रॉस सैलरी पता चल जाएगी। आप DA कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो DA जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार समय समय पर डिसाइड करती है। वर्तमान समय में महंगाई 53% है और इसको साल में 2 बार रिवाइज करती है गवर्नमेंट, पहले एक बार जनवरी से जून के बीच में और दूसरा आपका जुलाई से जो है दिसंबर के बीच में DA को रिवाइज किया जाता है। तो आप 35,400 का आप निकाल लेंगे
53%। और उसके बाद एच आर ए जो है कि हाउसिंग अलाउंस भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जितने भी सिटीज़ हैं अलग अलग राज्यों में, उन सबको XYZ 3 श्रेणियों में बांटा गया है और हर श्रेणी का एचआरए अलग अलग होता है। यानी कोई हर जगह पर अलग अलग जगह पर काम करने वाले व्यक्तियों की सैलरी अलग अलग होती है। अगर कोई टीचर बनारस में काम कर रहा है तो उसको जो सैलरी मिलती है वो अलग होती है, और अगर कोई फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है तो उसको जो मिलने वाली सैलरी होती है वो अलग होती है। सामान्यतः जो मंडल मुख्यालय होते हैं उनका एचआरए ज़्यादा, श्रेणी 3 के शहर होते हैं वो उनका एचआरए थोड़ा सा कम होता है। तो इन तीनों कंपोनेंट को जो आप जोड़ देंगे तो आपको ग्रॉस इनकम मिल जाएगी। फिर अब ये व्यक्ति जब अगले साल इसको जो है इंक्रीमेंट मिलेगा तो इसका जो मूल वेतन होगा वो 36,500 रुपये हो जाएगा। और आपका डीए वर्थ उस समय जो चल रहा होगा उसको जोड़ देंगे और एचआरए जोड़ देंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। तो इस तरीके से जो है ये वर्टिकल मूवमेंट होता रहता है साल दर साल। इसके बाद आप ये जो है बात आती है कि यहाँ से यहाँ कैसे जंप करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कब होता है। तो जब आपको एसीपी मिलती है, आपको प्रमोशन होता है, तब आपका जो है ग्रेड चेंज होता है और आप इस यहाँ से जंप होकर के आप यहाँ पे आ जाते हैं और फिर आपका मूवमेंट यहाँ से साल दर साल होता रहता है। यानी हर साल इंक्रीमेंट इस हिसाब से आपका डिसाइड होता है। तो अगर आपको देखना है कि कोई व्यक्ति है उसका जो है 5200 ग्रेड पे मान लीजिए कि किसी ने 4600, अब 4600 ग्रेड पे किसका होता है, जब प्राइमरी के सहायक अध्यापक को प्रमोशन मिलता है पहला, तो या तो वो प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के रूप में तैनाती पाते हैं, या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय या अपर प्राइमरी स्कूल, जिन्हें जूनियर हाई स्कूल या पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी कहते हैं, वहाँ पर फिर सहायक अध्यापक के रूप में होते हैं। दोनों का लेवल एक ही होता है। तो वो 4600 ग्रेड पे पहुँच जाते हैं और फिर ऐसे करके उनका मूवमेंट होता है। और ये जो अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो फिर एक एसीपी की व्यवस्था, कैरियर प्रमोशन मैंने आपको बताया, ये नॉर्मली सेवा पूरी होने के 10 साल बाद लग जाता है और साल में एक बार आपको जो है कि इंक्रीमेंट मिलता है। उस हिसाब से आपका मूल वेतन चेंज होता रहता है। ये मैंने आपको सहायक अध्यापक का एक उदाहरण दिया। इसके अलावा आप पीसीएस में जो पद होते हैं उनकी आप इन हैंड सैलरी देखना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। मेरे चैनल पे आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, जिसमें पीसीएस के जितने भी पद हैं एसडीएम से लेकर सीडीपीओ तक, उन सब का क्या मैट्रिक्स लेवल है, क्या ग्रेड पे है, वो सब मैंने बताया हुआ है। उनकी सारी और शैक्षिक योग्यता वगैरह भी आपसे शेयर की हुई है। तो उसके हिसाब से आप मैट्रिक्स लेवल आप पता करके आप किसी का भी जो है सैलरी निकाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वो ग्रेड पे नौकरी प्राप्त करता है और उसकी सेवा साल हो जाते हैं तो जो है उसका आपको पता करना है कि मूल वेतन कितना है। तो 8 साल में उसको 7 इंक्रीमेंट लगेंगे तो उसका जो मूल वेतन है वो यहाँ आ जाएगा। एक यहाँ से शुरू हुआ, फिर पहला इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 इंक्रीमेंट लगने के बाद उसका मूल वेतन हो जाएगा 35,400 से बढ़कर 43,600 आपका जो है कि ये हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का ग्रेड पे या मैट्रिक्स लेवल पता करके और उसकी ज्वाइनिंग कब हुई, ज्वाइनिंग ईयर पता करके आप किसी का भी ग्रॉस इनकम निकाल सकते हैं। एचआरए के लिए मैं आपको एक अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, गवर्नमेंट का जियो शेयर कर दूंगी, उसमें किस सिटी का कितना एचआरए है वो आपको जो है उसमें मिल जाएगा। नॉर्मली जो एचआरए होता है वो डीए के सापेक्ष बढ़ता रहता है, उसका सारा डिटेल उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और डीए तो आप जानते ही हैं कि केंद्र सरकार पहले समय समय पर उसको बढ़ाती है, फिर बाद में राज्य सरकार भी उसको लागू कर देती है। तो इस हिसाब से आप जो है देखते हैं तो इसमें देख लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वेतन कितना है। 7वें वेतन आयोग ने मिनिमम वेतन को जो है 7,000 से बढ़ा करके 18,000 रुपये कर दिया है। 7वें वेतन आयोग से पहले जो मिनिमम वेतन हुआ करता था वो 7,000 रुपये हुआ करता था, लेकिन अब जो मिनिमम वेतन है, मिनिमम मूल वेतन है, वो 18,000 रुपये हो गया है। इसमें वेतन आयोग की नियुक्ति की बात हो रही है और उसकी अनुशंसाएं आने पर जो है वो वेतन और भी आपका बढ़ जाएगा, मूल वेतन आपका और भी बढ़ सकता है। तो
1800 ग्रेड पे वाले व्यक्ति का जो सैलरी रेंज होती है, उसका मिनिमम मूल वेतन 18,000 से शुरू होकर के आपका जाता है 56,900 तक। इसके बाद इसी प्रकार से आप देखते रहिए, 1900 वाले ग्रेड पे का जो मिनिमम वेतन है 19,900 रुपये से स्टार्ट होता है, 1,900 से स्टार्ट होता है, और ये आपका जाता है 63,200 तक। इस तरह से बढ़ते 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 प्रमोशंस जो होते हैं, हर 10 साल में एसीपी लगती है। तो नॉर्मली जो अधिकारीगण होते हैं, कर्मचारीगण होते हैं, तो समूह गा के कर्मचारियों को यहाँ तक, और फिर यहाँ से समूह खा शुरू हो जाता है। तो समूह खा के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनको जो है नॉर्मली यहाँ तक पहुँच पाते हैं 1800, 8700, 700। इसके बाद ये ज़्यादातर जो दिख रहे हैं आपको, ये आईएएस लेवल के अधिकारियों के होते हैं। और मैक्सिमम वेतन जो है वो 2.5 लाख रुपए तक निर्धारित है, जो कि आपको जो है सचिव स्तर के अधिकारियों को मिलता है। और इसके बाद ये जो है आपको 2,25,000, ये जो है आपका किसी भी अधिकारी का अधिकतम वेतन होता है। इससे ज़्यादा वेतन नहीं होता है। ये मूल वेतन की बात हो रही है। इसके बाद आपका इसमें डीए और एचआरए अभी जोड़ा जाएगा। तो ये एक मोटी मोटी टेबल हमने देख ली। अब 5400 ग्रेड पे का आपका मूल वेतन जो है वो 56,100 है। जो एसडीएम या डिप्टी एसपी या फिर बीएसएस का होता है, डीपीआरओ, समाज कल्याण अधिकारी, तमाम सारे अधिकारी जो हैं वो यहाँ से एंट्री पाते हैं 5400 ग्रेड पे से, मैट्रिक्स लेवल 10 पे। और उसमें जो है आपका 56,900 से उनका मूल वेतन शुरू होता है। उसके बाद डीएचआरए जोड़ता है। उसके बाद ये आपका मैक्सिमम यहाँ तक जाता है 1,77,500 तक। फिर हर 10 साल में उनको एसीपी मिलेगी या प्रमोशन होगा, तो ग्रेड पे 5400 से जंप करके 6600 से पहुँच जाता है। और समूह खा के अधिकारी बन जाते हैं। इसके बाद फिर इस रेंज में उनका जो है वर्टिकल मूवमेंट होता है सैलरी का। हर साल जो है उनको इंक्रीमेंट इस प्रकार से मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये शीट लगभग समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे देखते हैं, इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। वीडियो में देखेंगे कि वेतन की गणना एक्चुअल में कैसे करनी है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। सकल वेतन यानी कि ग्रॉस सैलरी होता है आपका मूल वेतन प्लस भत्ते। मूल वेतन अभी मैंने आपको बताया, बेसिक पे जो चार्ट के माध्यम से दिखाया, अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से, वेतन पे बैंड के हिसाब से कैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, कैसे एसीपी लगने के बाद वो जंप होता है ग्रेड पे। तो ये वही मूल वेतन है। भत्ते में आपका जो है कई चीजें आती हैं। इसमें आपका डीए आ गया, डीए, एचआरए और टीए और अन्य भत्ते। तो डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जो कि वर्तमान में जो है 53% के आसपास है। और एचआरए जो है वो शहरों के हिसाब से होता है, एक्स वाई जेड श्रेणी के शहर। टीए यानी ट्रैवल अलाउंस या फिर परिवहन भत्ता मिलता है। और फिर मेडिकल रिइंबर्समेंट वगैरह, इस तरह के कुछ भत्ते होते हैं जो कि सबके लिए कॉमन नहीं होता। इसका फॉर्मूला आइए अगेन इसको थोड़ा सा डिफाइंड वे में लिख लेते हैं। वेतन बराबर मूल वेतन प्लस डीए प्लस एचआरए। आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाती हूँ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो ग्रेड पे है वो 4600 है, 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे। तो ये आपका जो है मैट्रिक्स लेवल आता है 7 में, मैट्रिक्स लेवल 7। और हर व्यक्ति को अपना मैट्रिक्स लेवल, आपका पे बैंड, ग्रेड पे स्केल वगैरह पता होना चाहिए। अगर उसकी नौकरी लगती है आज की डेट में, तो उसको कितना वेतन मिलेगा? 7 यानी 4600 ग्रेड पे का मूल 44,900 रुपए। तो ये तो इसका मूल वेतन यानी बेसिक पे हो गया। अब इसमें हमको जोड़ना है डीए। तो डीए कैसे निकालेंगे? इसका आप 53% निकाल लीजिए, इसका आप 53% निकाल लीजिए। हो सकता है जब आप ये वीडियो आगे भविष्य में देख रहे हो तब तक डीए बढ़कर 56% भी हो सकता है, 51%, फिर 53%, ऐसे करके जो है बढ़ता रहता है। तो ये 44,900 का आपको निकाल लेना है 50। तो दोस्तों यहाँ पर 4600 ग्रेड पे के हिसाब से अगर इस पे 53% से कैलकुलेट करें तो इसका डीए निकल के आ रहा है 1,797 रुपए, 23,797 रुपीज। उसको जोड़ देंगे यहाँ।
इसके बाद एचआरए, जैसा मैंने बताया कि शहरों को 3 वर्गों में बांटा गया है, एक्स, वाई और जेड श्रेणी। तो हर शहर का अलग अलग है, इसके लिए मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप उसको जूम करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे इसका जो प्रावधान है वो मैं आपको बता देती हूँ। वेतन आयोग के हिसाब से जो श्रेणी एक्स, वाई और जेड 3 श्रेणियां हैं, श्रेणी एक्स के जो शहर हैं उनको जो है मूल वेतन का 27%, श्रेणी के जो शहर है उनको 18% और जेड श्रेणी के जो शहर है उनको 9% का जो है मिलता है एचआरए। और एचआरए भी जो है वो डीए के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। तो आने वाले समय में जो है ये भी रिवाइज होगा। मोटा मोटा मान लेते हैं कि जिस भी शहर में ये व्यक्ति नौकरी करते हैं इस ग्रेड पे उनका एचआरए जो है वो 3500 रुपए है। इसकी जो है मिनिमम और मैक्सिमम सीमा भी निर्धारित है। मिनिमम 1800 एचआरए है, एचआरए मतलब इस श्रेणी में मिलता ही मिलता। तो इस हिसाब से अगर इनको तीनों को आप इनका सम करेंगे तो निकल के आएगा 72,197 रुपए। तो ये जो है इस ग्रेड पे के व्यक्ति की सैलरी, ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी बन जाएगी। अब इसमें अगर वो एनपीएस कटाते हैं या फिर ग्रेजुएटी वगैरह कटाते हैं, पीएफ वगैरह कटाते हैं, तो उस हिसाब से अपना डिडक्शन हो जाता है, लेकिन ग्रॉस सैलरी इनकी इतनी बनेगी। फिर जब इनकी नौकरी का 1 साल हो जाएगा तो फिर ये टेबल में वर्टिकल में जो है एक कॉलम नीचे आ जाएंगे, तो उस हिसाब से मूल वेतन इनका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मूल वेतन के हिसाब से फिर इसका ये भी चेंज हो जाएगा। और ये उतना जल्दी चेंज नहीं होता है, ये जब सरकार रिवाइज करती है तब होगा। तो इस हिसाब से जो है हर व्यक्ति की सैलरी हर साल बदलती रहती है। इसीलिए एक ही पद पर जो व्यक्ति काम करते हैं, चाहे एक ही विभाग में काम करते हैं, लेकिन उनकी एंट्री पॉइंट अलग अलग होते हैं। मान लीजिए किसी ने 2019 में ज्वाइन किया और किसी ने 2024 में ज्वाइन किया, तो उनका वेतन अलग अलग होता है, भले ही वो एक ही विभाग में काम कर रहे हैं, एक ही पद पे काम कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं कि समूह खा के जो अधिकारी हैं, जैसे अगर किसी का 5400 ग्रेड पे है तो उसका वेतन कितना होगा। तो मैट्रिक्स लेवल हो जाता है यहाँ पर 10 और इसका मूल वेतन जो है वो है 56,100 रुपए। अब इस पे आप 53% इसका जो है निकालेंगे मूल वेतन का, तो इसका डीए निकल आएगा जो कि बनेगा 29,733 रुपए। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और एचआरए वही हम एज्यूम कर लेते हैं 3500 रुपए, 89,333 रुपीज हो गया। है वो जियो जिसकी मैं बात कर रही थी, इसमें एचआरए के बारे में लिखा हुआ है एज पर 7th कमीशन पे रिकमेंडेशन, जो एचआरए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। एक्स वाई जेड 3 श्रेणी के शहर हैं, आप यहाँ देख सकते हो। और ये जो है कितना एचआरए मिलेगा वो बताया गया है। बेसिक पे का ये इतने परसेंट मिलेगा। एक्स श्रेणी, वाई श्रेणी और जेड श्रेणी के शहरों के लिए इतना डिसाइड किया हुआ है। ये 8% है, देखिएगा इसको ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ये 8% है जेड श्रेणी के शहरों के लिए। इसके बाद मिनिमम भी यहाँ पर बताया हुआ है कि रेट ऑफ एचआरए विल नॉट बी लेस देन, ये हर श्रेणी के लिए है कि एक्स श्रेणी के लिए 5400 से कम नहीं होगा, वाई श्रेणी के लिए 3600 से कम नहीं होगा और जेड श्रेणी के लिए 1800 रुपये से कम नहीं होगा। ये देखते हैं कि ये एचआरए जो है इसको समय समय पर रिवाइज करने की भी बात कही गई है, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मेन जो बात आती है कि किस शहर को किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये देख लेते हैं। ये लिस्ट दी हुई है जिसमें शहरों को डाला गया है कि किन शहरों को एक्स और वाई में क्लासिफाइड किया गया है। तो ये ऑल ओवर इंडिया का है, आप सारी यूनियन टेरिटरी, सारे स्टेट्स यहाँ पर हैं। तो इसमें हम देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश यू से होगा सबसे लास्ट में। तो आइए इसको देखा जाए। ये आ गया उत्तर प्रदेश। तो इसमें एक्स श्रेणी में कोई भी शहर नहीं है, वाई श्रेणी में ये कुछ सिटीज़ हैं और इसके अलावा जो बच जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जेड में आ जाएंगे, जेड श्रेणी में। तो आप देखिए इसमें जो वही शहर हैं जो मंडल मुख्यालय है, जैसे मुरादाबाद मंडल का मुख्यालय है, मेरठ। फिर ये गाज़ियाबाद मंडल मुख्यालय नहीं है, लेकिन गाज़ियाबाद और नोएडा देखिए इनमें एस्टिक लगा हुआ है, तो ये भी जो है वाई श्रेणी के शहर हैं। तो मुरादाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अभी बना है इसलिए उसको ऐड किया गया है।
और नोएडा है बताया अभी, और फिरोज़ाबाद, झांसी। तो ये जो है, ये सिटीज़ जो हैं ये वाई श्रेणी की सिटीज़ हैं। इसके अलावा जितनी भी सिटीज़ हैं यूपी में वो सब जेड श्रेणी में आती हैं, और उनका एचआरए उसी हिसाब से डिसाइडेड है। बेसिक पे का 8%। ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि द रिमेनिंग सिटीज टाउन्स इन वेरियस स्टेट्स यूटीज विच आर नॉट कवर्ड बाय दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई आर क्लासिफाइड एज जेड फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। ठीक है, तो ये एचआरए की भी मैंने आपको सारी चीज़ें को क्लियरिटी दे दी है। इसको अच्छे से पॉज करके देख लीजिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो आई होप कि अब आपको एचआरए और उसका सिटीज़ का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको उदाहरण के हिसाब से भी मैंने समझा दिया कि अब आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किसी के वेतन की गणना कैसे करते हैं, उसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। और आपको अगर ज्वाइनिंग ईयर पता हो और आपका उसका मैट्रिक्स लेवल या ग्रेड पे पता हो तो आप कैसे उसकी सैलरी को काउंट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिनसे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आप उन सभी प्लेलिस्ट के वीडियोस को देख करके उनसे लाभ लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।